हमारे सामने टॉपिक है वर्क, यानी वर्क क्या है। इसको आप 9th और 11th क्लास में पढ़ेंगे कि वर्क क्या है और वर्क किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वह कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, यानी कि कोई भी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करो और वह कुछ डिस्प्लेस हो जाए तो वही वर्क डन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ फोर्स लगाया गया तो बॉडी पोजीशन ए से बॉडी पोजीशन बी पे चली गई, यानी बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चला गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट इसमें लाया गया और यहीं पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। यानी कि वर्क प्रोड्यूसेस मोशन, यानी सीधे अर्थ में आप कह सकते हैं कि वर्क क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस कर देता है। जैसे किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वहाँ पे वर्क डन देखने को मिलता है। फिर से सुनिए, अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। जैसे ये तो फोर्स अप्लाई किए और यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क का फॉर्मूला हो गया F डॉट एस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर में ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन कौन सा क्वांटिटी होगा, तो वर्क डन होगा स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों होगा, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो ये फोर्स है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है यह क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये एक नियम है, यानी वेक्टर और आप स्केलर पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम है कि जब भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वह हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। फिर से सुनिए, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन क्यों है, क्योंकि जो भी ये फार्मूला है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो, फिर से सुनिए, वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वह स्केलर होता है। यह स्केलर और वेक्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको ये बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, कि अगर वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो तो जो भी रिजल्टेंट उसका रहता है वह क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट है क्या, वर्क डन, यानी रिजल्टेंट क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जूल, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑर्ग होगा, ऑर्ग। अगर जूल और ऑर्ग में कंपेयर कर दे हम तो लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁷ ऑर्ग। ऑर्ग सीजीएस यूनिट है, काफ़ी छोटा होता है, यानी 10⁷ ऑर्ग होगा तो 1 जूल का बराबर होगा, यानी 1 जूल का बराबरी करेगा। तो ये है वर्क, यानी कि वर्क का फॉर्मूला हो गया F डॉट एस, यह स्केलर क्वांटिटी है। और साथ में अगर एंगल के रिस्पेक्ट में हम चले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इस पे फोर्स, ये हमारा जो हुआ फोर्स का, इसको डायरेक्शन हम बदलते हैं, यानी कि ये फोर्स हुआ और इधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उधर से कोई बच्चा इसको खींच रहा है, ये लड़का इसको खींच रहा है, तो उधर से फोर्स लगा रहा है तो F हो गया वो, यानी कि ये फोर्स का कंपोनेंट है। और ये क्या है, इधर से गाड़ी जो है, यानी कार्ट जो है, जो भी आप कह सकते हैं, टॉय कार है, यह मूव कर रहा है, तो ये जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वह थीटा है, और उसको यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा। तो अगर हम वर्क का फॉर्मूला एंगल के हिसाब से लिखें तो लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू F डॉट एस
कॉस थीटा। आपने ये स्केलर और वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर का तो उसके साथ एंगल क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, यानी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके साथ एंगल किसका होगा, यानी कि थीटा होगा, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कॉस। ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर में, यानी W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। ये हुआ वर्क डन। अब हम बात करेंगे कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आप फोर्स बढ़ा देते हैं तो वर्क डन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। वर्क और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखते हैं, तो ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घटेगा। वर्क और डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा। लेकिन एंगल के हिसाब से अगर हम चलें तो क्या होगा, अगर आप थीटा ले लेते हैं, थीटा यानी एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, तब वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी आपको याद रखना होगा कि अगर थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो वर्क मैक्सिमम होगा। कैसे, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री हो। अगर थीटा आप 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री, तब वर्क क्या होगा, 0 होगा। थीटा 90 डिग्री ले लेंगे तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। जैसे कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, यानी कॉस 90 का वैल्यू 0 है, इसीलिए वर्क डन भी 0 हो जाएगा जब भी थीटा 90 डिग्री हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पे कुछ लेके खड़ा है, यानी सिर पे कुछ लेके खड़ा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर बन रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। फिर अगर हम बात करें, अगर थीटा आप ले लेते हैं, थीटा 180 डिग्री, तब वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी थीटा अगर 180 आप लेंगे तो निगेटिव, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वर्क डन जो होगा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 होगा। पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों होता है वर्क डन। 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री हो और साथ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो। जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ लेके खड़े हुए हैं, आप में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप फोर्स तो लगाए हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसके वजह से वर्क वहाँ भी 0 होगा। अगर आप कुछ लेके परपेंडिकुलर यानी सिर पे रखे हुए हैं, सिर पे लेके खड़े हैं, यानी कुछ भी उठाए हैं और परपेंडिकुलर उसको हॉरिजेंटल यानी जो हमारा अर्थ सरफेस है, और जो आप वजन उठा के रखे हैं, तो फोर्स और अर्थ सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ भी वर्क डन 0 होगा। यानी वर्क 0 कब हो जाता है, जब थीटा 90 हो और साथ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो। वर्क पॉजिटिव भी होता है, कब होता है, जब उसका वैल्यू 90 से कम हो। यानी पॉजिटिव कब होगा, जब 90 और 0 के बीच हो। और मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री हो। और निगेटिव कब होगा, जब 90 से ज़्यादा हो। यानी वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। यानी 180 डिग्री रहता है तो उस समय निगेटिव वर्क डन होता है। यानी 90 से अगर ज़्यादा भी उसका वैल्यू होता है तभी भी निगेटिव ही होता है। लेकिन मैक्सिमम निगेटिव कब होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कॉस 90 का अगर ऊपर की हम बात करें, कॉस 90 का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन कॉस 90 से अगर ऊपर हम एंगल्स की बात करें, जितने एंगल्स होंगे उसमें सबका वैल्यू माइनस में आता है। तो वर्क पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ, 0 हुआ। यानी आप विस्तृत सीख गए कि वर्क डन क्या है। आगे देख लेते हैं कि वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, यानी वर्क डन का डायमेंशन होगा या नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन होगा, यानी वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा ये हम देखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है F डॉट S। तो वर्क, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT पावर में -2, और ये है डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होगा लेंथ यानी L।
अगर हम इसको अरेंज कर लें तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम, एल और एल का मल्टीप्लाई, तो एल का पावर हो जाएगा 2 और टी का पावर -2, यानी वर्क का डायमेंशन एम, एल का पावर 2, टी का पावर -2 होगा, यानी वर्क का डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ये है।